नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी, स्वतंत्र, निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। क्या चीन ने लद्दाख में भारत के 60 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया? दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड, सिसोदिया बोले जुलाई तक 5 लाख मरीज। दिल्ली का अस्पताल बोला 4 लाख जमा करो तब होगा कोरोना का इलाज। कोरोना छोड़ शाह ने बंगाल में भी फूंका चुनावी बिगुल, ममता को घेरा। ऊंची जाति की लड़की संग रिश्ता बनाने पर दलित की पीट कर हत्या। और आइए अब खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जिसका ताल्लुक है भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद से। बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है कि वहाँ पर चीन ने करगिल की तर्ज पर हमारे एक इलाके पर लगभग 60 किलोमीटर का पर कब्जा कर लिया है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच कुछ विशेषज्ञों का दावा बहुत डराने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने भारत के 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। दोनों देशों के बीच महीनों से सीमा विवाद को लेकर तनातनी है और उनके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक भी हो चुकी है, मगर तनातनी खत्म होते हुए नहीं दिख रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में माना है कि चीन के सैनिक बड़ी संख्या में आ गए हैं। उन्होंने ये तो कहा आ गए हैं, लेकिन कहाँ आ गए इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन इसका अर्थ यही निकाला जा रहा है कि वो हमारी सरहद के अंदर आ गए हैं। इसके बाद से ये दावा और पुष्ट हो जाता है कि चीन ने भारत के करीब 60 किलोमीटर के इलाके को हथिया लिया है। इस बारे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी राजनाथ सिंह से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि रक्षा मंत्री एक बार ये बताएं कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार इन सवालों के जवाब देने से बच रही है और उल्टे विपक्ष पर हमलावर हो रही है। तो बहुत ही पेचीदा स्थिति है, बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है कि करगिल की तर्ज पर अगर एक बार फिर से करगिल में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, चोरी छुपे आकर वो वहाँ पर काबिज हो गया था और फिर हमें पूरी एक जंग लड़नी पड़ी थी। उस समय भी एनडीए की सरकार थी, उस समय भी उससे चूक हुई थी, उसे जानकारी नहीं मिली थी, और जबकि इतने बड़े इलाके पर पाकिस्तानी सैनिक आकर जम गए थे। अब ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है लद्दाख सीमा पर, एलएसी पर, जहाँ पर चीन के सैनिक अंदर तक घुस आए हैं। करीब 60 किलोमीटर के इलाके के पर उनका कब्ज़ा हो गया है। वो इलाका जो विवादास्पद था और जो हमारा भारत दावा करता है कि ये हमारा इलाका है, तो चीन ने इस चोरी चुपके इस तरह से अपनी घुसपैठ की और उस पर काबिज हो गया। सरकार इस बारे में मुंह नहीं खोल रही है। अब जाहिर है कि एक बड़ी चुनौती है, बड़ा संकट का समय है सरकार के सामने, क्योंकि वो तो 56 इंच की छाती लेकर घूम रही है, तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन इस बारे में खामोशी बढ़ती जा रही है। एक भी खंडन अभी सरकार की तरफ से नहीं आया है, ना ही वो फौजी और जो सैन्य अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि चीन ने हमारे किसी सीमा पर, किसी भूमि पर कब्जा किया है या नहीं किया है। तो मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि चीन ने 60 किलोमीटर के इलाके पर भारत के कब्जा कर लिया है। अब ये केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे उसको वहाँ से वापस भेजे, कैसे उसको वहाँ से खदेड़े, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का होता तो तुरंत सेना को उतार कर कार्रवाई शुरू की जा सकती थी, लेकिन यहाँ चीन है जो हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी हमसे लगभग दोगुनी सैन्य शक्ति है, और जाहिर है कि वो हमसे बहुत ताकतवर मुल्क है। उससे भिड़ना हमारे लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है, लेकिन अपनी ज़मीन को बचाने के लिए ये संघर्ष भी कभी लाजमी हो सकता है। सवाल ये है कि केंद्र सरकार क्यों चुप है। सवाल ये है कि सरकार को कुछ साफ सुथरी ढंग से कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या छिपा रही है सरकार। और अगर ये स्थिति बन गई है तो उसे बताना चाहिए देश को कि वो क्या करने जा रही है। ये
अगर ये एक बहुत शर्मनाक होगा इस सरकार के लिए भी, देश के लिए भी, कि वो अपनी सीमाओं की हिफाजत नहीं कर पा रही है। और ये अगर मामला बढ़ता है तो बहुत विस्फोटक स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये राहुल गांधी के सवाल का जवाब देना इस सरकार के लिए तो संभव नहीं होगा, क्योंकि वो उन्हें इस लायक ही नहीं समझती है। लेकिन देश की जनता को, लोकतंत्र को, संसद को उसकी जवाबदेही बनती है। उसको बताना चाहिए कि आखिरकार सीमा पर क्या स्थिति है और उससे निपटने के लिए ये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। अगली खबर का रुख करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक है वहां पर, उसको क्लिक कीजिए और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को बल प्रदान करने के लिए अपनी इच्छा से जो भी योगदान करना चाहें, जो भी भुगतान करना चाहें वो कीजिए। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चेतावनी दी है कि जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बिस्तरों की ज़रूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की ज़रूरत होगी। 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक मामले दिल्ली में हो सकते हैं। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार जब तक इसे आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की जाएगी तब तक इसे नहीं माना जा सकता। जैन ने मंगलवार को कहा, कम्युनिटी स्प्रेड तब होता है जब आपको किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के सोर्स का पता ही नहीं चल पाता है। अब दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें सोर्स का पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे नहीं मान रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में बैठक की है। बैठक के बाद सिसोदिया ने कहा, मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के खोलने का मामला उठाया और एलजी साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिसोदिया ने कहा, एलजी के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अब ये दिल्ली सरकार, सिसोदिया, केजरीवाल, ये उल्टी चालें चल रहे हैं। ये जो करना चाहिए वो नहीं किया है और अब इस तरह के कदम उठा रहे हैं जिनमें भेदभाव है, जिनमें कोरोना से निपटने की वो संकल्प शक्ति नहीं है, बल्कि आंकड़े छुपाने की एक जद्दोजहद है, कोशिश है। अब देखिए कि दिल्ली में रहने वाले सबको दिल्ली में इलाज क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये सीधी सी बात है। इसको लेकर सब तरफ से आपत्तियां उठी। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि दिल्ली के नागरिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हैं, उनके पास कागजात नहीं है, तो क्या उनको उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? तो ये बड़ा सवाल था और बहुत सही फैसला किया है दिल्ली के उपराज्यपाल ने, अनिल बैजल ने, कि इसे पलट दिया। उन्होंने दूसरा एक और फैसला, जो गलत फैसला दिल्ली सरकार ने किया था, उसको भी उल्टा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनके टेस्ट नहीं होंगे। हम सब जानते हैं कि संक्रमण के लक्षण तुरंत नहीं दिखते हैं और जो लोग संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं, अगर उनकी जाँच नहीं हुई तो एक तो वो भी उस संक्रमण के शिकार होंगे और दूसरा जब तक उनकी जांच नहीं होगी तब तक वो दूसरों को भी संक्रमण फैलाते रहेंगे। तो इसको भी उपराज्यपाल ने रोक दिया है। तो केंद्र जो दिल्ली सरकार है वो अब ऐसा लगता है कि कोरोना संकट से जूझने में, उससे निपटने में नाकाम साबित हो रही है और अब दूसरी जगह दोष मढ़ने की कोशिश में लग गई है। अब ये जो आंकड़े जुलाई अंत तक 5 लाख में केसेस का दिया है, वो भी एक तरह से ऐसा लगता है कि इसे ब्लैकमेलिंग की टैक्टिस है, डराने की कोशिश है कि अगर आपने हमारे हिसाब से निर्णय नहीं लिए, हम जो निर्णय लें उनको पलटा है, तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये एक रणनीति है दिल्ली सरकार की, लेकिन ये उसी को एक एक्सपोज कर रही है, बेनकाब कर रही है। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया कमेंट बॉक्स में आज की खबरों के बारे में अपनी राय, अपनी टिप्पणियां ज़रूर दर्ज कराते हुए चलिएगा। वो टिप्पणियां हमारे लिए मददगार साबित होती हैं, मैं खुद उनको देखता हूं, इसलिए उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हम तक पहुंचाने की जहमत उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अदालतों, दिल्ली सरकार और आम लोगों की बार बार शिकायतें करने व चिंता जताने के बावजूद निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से अनाप शनाप पैसे वसूलने का खेल दिल्ली में
जारी है। अब तो एक अस्पताल ने इलाज के चार्ज के बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया है। इलाज के लिए जो पैसे उसने तय किए हैं वे चौंकाने वाले हैं। उस सर्कुलर के अनुसार कोरोना इलाज के लिए कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन अस्पताल में वो तभी भर्ती करेंगे जब आप कम से कम 4 लाख रुपए एडवांस में जमा कराएंगे। ये सर्कुलर सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट रोहिणी द्वारा 4 जून को जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये सर्कुलर प्रबंधन की ओर से तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए जारी किया गया है। इस अस्पताल को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए चुना गया है। इस सर्कुलर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल ने कहा है कि बीती हुई तारीख के सर्कुलर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और अस्पताल द्वारा उतना नहीं वसूला जा रहा है जितना कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल सर्कुलर में इलाज के लिए अलग अलग पैकेजों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि पहली श्रेणी में 2-3 बेड वाले रूम में भर्ती के लिए 40,000 रुपये प्रतिदिन का पैकेज है। दूसरी श्रेणी में सिंगल और निजी श्रेणी की सेवाओं के लिए 50,000 प्रतिदिन का पैकेज है। तीसरी श्रेणी में आईसीयू वाली सुविधा के साथ 75,000 प्रतिदिन का पैकेज है और एक चौथी श्रेणी है जिसमें आईसीयू के साथ वेंटिलेटर की सुविधा के लिए प्रतिदिन 1 लाख रुपए लगेंगे। सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि कोरोना के इलाज के लिए कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे। इसका मतलब साफ है कि यदि कोरोना मरीज का 1 या 2 दिन भी अस्पताल में रखा गया तो कम से कम 3 लाख रुपए का उसे भुगतान करना ही पड़ेगा। सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से फेसबुक पर बयान जारी किया गया और कहा गया है कि बीती हुई तारीख के सर्कुलर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। उसने कहा है कि हम ये साफ करते हैं कि कोरोना वायरस मरीज को भर्ती करना 8 जून 2020 के बाद ही शुरू किया गया है। 9 जून को दिल्ली सरकार द्वारा घोषित इलाज के संशोधित चार्ज के अनुसार ही मरीजों से रुपए वसूले जा रहे हैं। तो अब ये लीपापोती कर रहा है सरोज स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लेकिन साफ है कि वो अनाप शनाप धन वसूल रहा था। और केवल ये एक हॉस्पिटल नहीं है, दिल्ली में आप बहुत सारे हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल ने इस संकट के समय में मरीजों का शोषण करने का, उनका अनाप शनाप उनसे धन वसूलने का उनको मौका मिल गया है और इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तहकीकात होनी चाहिए और इन तमाम हॉस्पिटल्स को बाकायदा जो भी सरकार द्वारा चार्जेस नियत किए गए हैं उनसे अधिक लेने पर दंडित किया जाना चाहिए। इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाने चाहिए। और इस मामले में सरकार ने अभी तक हालांकि कोई ख़ास कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा दिल्ली सरकार को और जो कानून व्यवस्था की स्थिति देख रही है केंद्र सरकार, उसे भी इसको देखना पड़ेगा कि इस तरह का फर्जीवाड़ा अगर हो रहा है तो कैसे जो एजेंसियां हैं सरकार की उनका इस्तेमाल करके इन्हें रोका जा सकता है। ये नाजायज़ धन वसूली है जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उनसे। अगली खबर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना संकट के बीच बंगाल में भी अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बंगाल में अगले साल अप्रैल में चुनाव हैं और अभी से अमित शाह कोरोना संकट को छोड़कर वहां चुनावी बिगुल फूंकने पहुंच गए हैं। बिहार के बाद आज उन्होंने पश्चिम बंगाल में जन संवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीएए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे कई अहम मुद्दों पर घेरा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा, आप हमारा हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, लेकिन आप भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार का हिसाब दीजिए और कहीं बम धमाकों या बंद हुई फैक्ट्रियों का नंबर मत बता दीजिएगा। भाजपा के मार दिए गए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिएगा। इसके साथ ही शाह ने ममता को कोरोना एक्सप्रेस वाले बयान को लेकर भी घेरा। शाह ने कहा कि श्रमिक ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम देना ही ममता को बंगाल की कुर्सी से बाहर का रास्ता दिखाएगा। बंगाल बीजेपी के निशाने पर है। बंगाल बीजेपी के एजेंडा में सबसे ऊपर है। बंगाल को किसी भी कीमत पर बीजेपी, मोदी और शाह हथियाना चाहते हैं और उसके लिए वो
साम दाम दंडभेद हर तरह की रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। उन्हें इससे भी मतलब नहीं है कि इस देश में अभी कोरोना संकट चल रहा है और कुछ समय के लिए राजनीति स्थगित की जा सकती है। इसके बाद ममता बनर्जी तो सामने होंगी, उनसे निपटने का काम हो सकता है। लेकिन ये जो जल्दबाजी है, सत्ता लोलुपता है, हवस है, वो दिख रही है इस सरकार में, इस पार्टी में। ममता बनर्जी कोई दूध की धुली नहीं है। ममता बनर्जी के पाप सब लोग जानते हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से शासन कर रही, जिस तरह से निरंकुश ढंग से सरकार चला रही हैं, वो कामयाब मुख्यमंत्री कतई नहीं हैं। उनको सारे दल घेरेंगे, घेरना भी चाहिए। चुनाव में उनकी खामियां भी गिनानी चाहिए, लेकिन इस हर चीज़ का एक समय होता है। ये समय एक राष्ट्रीय संकट का समय है। इस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, महामारी से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, भूखमरी से जूझ रहा है। और ऐसे में देश का गृह मंत्री अगर सिंगल पॉइंट एजेंडा चुनाव पर लग जाए, दूसरे राज्यों में सरकार को उलटने पुलटने में लग जाए, कर्नाटक की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, गुजरात में राज्यसभा चुनाव वगैरह वगैरह, तो ये बहुत ही नैरो एजेंडा है, बहुत ही सीमित दृष्टि, संकुचित दृष्टि का एजेंडा है, जिसमें राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, केवल सत्ता है। और ये बहुत दुखद है, बहुत अफसोसनाक स्थिति है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के उपनगर पिंपल सौदागर में ऊंची जाति के लोगों ने दलित युवक को ऊंची जाति समुदाय की एक लड़की के साथ कथित संबंध रखने के लिए पीट कर मार डाला। गत 7 जून की रात को ये भयावह घटना घटी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने लड़की के पिता और 2 अन्य नाबालिगों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर हत्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया है। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान विराज विलास जगताप के रूप में हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जगताप के चाचा ने हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया कि एक टेम्पो में 6 लोगों ने जगताप की बाइक का पीछा किया और फिर उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। इसके बाद एक आरोपी ने जगताप को लोहे की रॉड से मारा, जबकि दूसरे ने उसे पत्थर से कुचल दिया। फिर चारों आरोपियों ने जगताप को पकड़ लिया, जबकि लड़की के पिता जयदीप ने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने के लिए जातिवादी गालियों और पीड़ित को उकसाया। बाद में आरोपियों ने जगताप को सड़क पर ही छोड़ दिया, जहां से उसे अस्पताल ले जाएगा और वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दलितों के साथ जाति के नाम पर अत्याचार की खबरें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में यूपी के अमरोहा ज़िले में मंदिर में जाने को लेकर दलित युवक की ऊंची जातियों के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो हमारे देश में, पूरी दुनिया, अभी अमेरिका में जो कालों के साथ अन्याय हो रहा है गोरों के द्वारा, उसको सब देख रहे हैं। उसके खिलाफ पूरे दुनिया में आक्रोश उमड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में भी उस पर लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो ऊंची जातियां दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ कर रही हैं, उस पर बहुत कम विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोई प्रदर्शन हो ही नहीं रहा है। देखिए कि दलितों पर ये अत्याचार कोई आज की बात नहीं है, ये 2-2.5 हज़ार साल से लगातार चल रहा है। ऊंची जातियां दलितों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब अगर एक युवक और एक युवती के बीच संबंध बना है तो उसमें युवती की भी उतनी ही भागीदारी होगी, लेकिन दोष किसका माना गया? युवक का। और इसलिए उसको दंडित किया गया क्योंकि वो नीची जाति का, और दंड भी कैसा? सीधे उसे पीट कर मार डालना। ये बड़ी भयावह स्थिति है हमारे भारतीय समाज की, भारतीय सभ्यता पर कलंक है ये जाति व्यवस्था, जातिवाद और ये जातिवादी मानसिकता जो ख़ास तौर से ऊंची जातियों में है, जिसमें श्रेष्ठता का बोध है और निचली जातियों के प्रति अपमान की भावना है, घृणा की भावना है, हिंसा की भावना है। इसके प्रति संगठित होना चाहिए देश को और लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं जाति के आधार पर, उनको रोकने के लिए और भी कड़े उपाय करें, और भी ऐसे कोशिशें की जाएं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो और कानूनी स्तर पर, ताकि इस तरह की हिम्मत ऊंची जातियों के लोग ना कर सकें। तो मित्रों, ये थी आज की खास खबरें। और अब जाते जाते आपको कोरोना के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी दे दें कि भारत में एक दिन में रिकॉर्ड
9,987 मामले आए हैं और 331 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। कुल मामले अब हो गए हैं 2,66,598 और कुल मौतों की संख्या है 7,466। 6 दिन से हर रोज 9,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, मतलब जो नेशनल एवरेज है उनमें से अगर 24 राज्यों को देखें तो उससे ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने का राष्ट्रीय औसत 4.39% है। तो ये है कोरोना की स्थिति, तेज़ी से बदल रहे हैं आंकड़े, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आंकड़े, चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे हुक्मरान राजनीति करने में लगे हैं, कहीं राज्यसभा चुनाव में व्यस्त हैं, कहीं विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं और तरह तरह के बयानबाजी में व्यस्त हैं। भगवान भरोसे देश है। तो मित्रों, ये थी आज की खबरों का विश्लेषण और कल हम फिर हाजिर होंगे। कल की बड़ी खबरों को लेकर आएंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है कि कल भी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल अगर आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।